हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज की सरकार का कानून कहता है, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें विकास दूंगा। जी हां, जमाना बदल गया है। विकास के युग में जमीन की चिंता मत करें, लेकिन सवाल यह है कि जमीन देकर विकास होगा, इसकी गारंटी क्या है? और अगर है तो फिर इस पर बवाल ही क्यों है? यही है आज हल्ला बोल में हमारी बहस का बड़ा मुद्दा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट परिचय आपका करा दें। अगर जेल भरो आंदोलन में कोई भी जेल खाली नहीं है तो नरेंद्र मोदी सरकार का दिमाग जगह पर आ जाएगा। जमीन की जंग में दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी बढ़ती जा रही है। अन्ना के पड़ोस में कांग्रेस ने भी आज डेरा डाल दिया। सरकार को अल्टीमेटम मिला कि अगर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस नहीं लिया तो आंदोलन की आग और फैलेगी। जैसे ये शराब की नशा होते है ना, शराब की, आदमी जब शराब पी लेता है और जब चढ़ जाती है तो मैं क्या करता हूँ ये भी उसको समझ में नहीं आता। वो नशा चढ़ते जाती है। इससे भी खतरनाक है ये सत्ता की नशा। सत्ता की नशा अगर चढ़ गई ना तो उतरती नहीं। जनता के सामने, देश के सामने ये निर्णय करना है, किसान मजदूर गांव एक तरफ और बड़े बड़े समाजदार अरबपति खरबपति दूसरी तरफ। जनता को ठगकर मोदी जी ने सरकार अपनी बना ली, लेकिन जनता का वादा नहीं निभा रहे हैं, उद्योगपतियों का वादा निभा रहे हैं। हालत ये है कि खुद बीजेपी को अपने सहयोगी दलों शिवसेना और अकाली दल को भूमि अधिग्रहण बिल पर मनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। विरोध की आवाज एनडीए के अंदर भी है। वहीं विपक्ष का दावा है कि विकास के नाम पर विनाश का खेल खेल रही है सरकार। पूरे देश भर में कई जगह इन्होंने एक्विजिशन करके रखा हुआ है। इतनी जमीन है कि जिसका कोई इंतहा नहीं है, लेकिन ये नए सिरे से देश की 23% जमीन तो वैसे ही ले ली, अब और कर रहे हैं तो देश तो भूखा मर जाएगा। मोदी सरकार का दावा है कि विकास के लिए भूमि अधिग्रहण बिल जरूरी है। जानकार मानते हैं कि बिल में अगर बदलाव किया गया तो उद्योग जगत इससे नाराज हो जाएगा, और उद्योग नहीं लगा तो नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी नहीं मिली तो गरीबी कैसे हटेगी? और गरीबी नहीं हटी तो किसानों का भला कैसे होगा? लेकिन सरकार का ये तर्क ज्यादातर किसानों के गले नहीं उतर रहा। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, तो साथ ही साथ राजनीति में बड़ा वोट बैंक भी है। ऐसे में जाहिर है कि इस पर राजनीति तो होगी, जबकि ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि आखिर असल कानून है क्या और उन पर उसका क्या असर होगा। आज तक ब्यूरो। ये महत्वपूर्ण है, जमीन दो विकास लो। क्या ये सपना मुमकिन होगा? क्या किसानों की अनदेखी हो रही है? क्या इस नए ऑर्डिनेंस के जरिए वाकई ज्यादती है या फिर देश के लिए अच्छा है? ये इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष आने उतने ही जरूरी हैं। इसीलिए आपका परिचय पहले खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मेधा पाटकर जी, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट, जो ऐसे मुद्दों पर हमेशा पुनर्वास को लेकर बहुत गंभीरता से उन्होंने काम किया है। रागिनी नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र सिंह साहब, जो कि किसानों के नेता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टा परसौल में इन्होंने एक वक्त पर आंदोलन छेड़ा था 2011 के बाद। जब 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना तो बहुत बड़ी भूमिका थी। 5 वर्षों के बाद जमीन का इस्तेमाल नहीं होता है तो लौटाया जाए, ऐसे क्लॉज जो डाले गए थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं एक बार मेधा पाटकर जी, और आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं कि हाँ, ये पक्ष है सामने कि किसानों को कहीं ना कहीं शायद बहुत अच्छा डील नहीं मिल रहा है, उनके लिए उनकी अनदेखी हो रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये देश हित में, विकास के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरियों के लिए, आने वाले वक्त के लिए जरूरी है। इस दलील को कितना माने और क्यों ना माने? देखिए, अगर जमीन जरूरी है तो वो क्या केवल किसानों की खेती की ही जमीन पड़ी हुई है उनके लिए? अगर ऐसी चीजें बनानी है तो देश में उद्योगों के लिए, अन्य संस्थाओं के लिए बंजर जमीन कम नहीं है। सवाल यह है कि अस्पताल बनाने के लिए मैं आपका घर दे लूं,
और वो भी आपकी इच्छा सहमति के बिना जबरन भूमि अधिग्रहण, पैसे मकान अधिग्रहण करके, तो क्या आप ये मानेंगे कि सार्वजनिक हित के लिए मेरा घर ले सकते हैं? तो हर जमीन के उपयोग के लिए नियोजन होना पड़ता है, और उस नियोजन में जिसकी जीने के अधिकार, संपत्ति नहीं, जीने के अधिकार के संसाधन आप लेना चाहते हैं, वो छीन कर नहीं ले ले, उनकी सहमति से ले ले। और ये संभव है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे छोटी छोटी इकाई से शुरू करके जमीन का नियोजन संभव है। शहर की भूमि का नियोजन भी गरीबों को, जरूरतमंदों को पहले अधिकार देकर होना चाहिए, तब जाकर बिल्डरों की तरफ जमीन मुड़ेगी। विकास के लिए ही ये जरूरी है, नहीं तो विकास के नाम पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। धनिक जमींदार हो रहे हैं, गरीब बेघर और भूमिहीन हो रहे हैं। ये हमारी आपत्ति है, और आपने 2013 के कानून में मेधा जी पहली बार ये सहभागिता की बात आई, जो बदलने जा रही है भाजपा की सरकार। ठीक है, मैं दो पॉइंट्स जो कि आप ये बता रही हैं, इसलिए दो मेरे मन में सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं। एक तो अगर पूरा फर्टाइल बेल्ट है तो क्या उस जगह को पूरी तरह से अबैंडन कर दिया जाए, वहां पर कोई भी विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि ये फर्टाइल बेल्ट है, इसलिए यहां पर सरकार को जमीन लेकर न रेलवे ट्रैक बनाने की जरूरत है, न एक्सप्रेसवे बनाने की जरूरत है, न अस्पताल बनाने की जरूरत है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर एक खास जगह पर एक्सप्रेसवे, रोडवे, हो सकता है रास्ते में ऐसे कई जगह आए जो किसानों के हैं, जो फर्टाइल हैं, लेकिन वहां पर इस तरह की डील की जरूरत पड़ेगी, क्या ये सच है? नहीं है? दम है इस बात में? देखिए, पहले तो फर्टाइल लैंड जहां खेती हो रही है, वो खाली पड़ी है ऐसा मत समझिए, और वहां विकास हो नहीं रहा है ऐसा भी मत समझिए। खेती भी विकास ही है, और खेती का विकास भी जरूरी है। दूसरी बात कि कभी भी आपने देखा है कि बड़े बड़े दिल्ली के बीच में से कभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ गया और लोगों को कहा गया कि आप अभी अपनी जगह छोड़ जाइए, यहाँ कॉरिडोर आ रहा है, यहाँ हाईवे आ रहा है, और ऐसे बड़े बड़े मकान तुड़वाए गए? हाँ, नर्मदा के सरदार सरोवर जैसे बांध में डुबाने की बात होती है, ग्रामीण क्षेत्र पर हर बार ये आक्रमण होता है। दूसरी बात, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करते समय जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज जितनी जमीन ले रहा है, नाम तो इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को अच्छा लगता है, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीयों को भी, गरीबों को भी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हमारी बंबई की बस्तियों में शौचालय के लिए एक 50 बाय 20 का टुकड़ा निकालने के लिए सालों साल जाते हैं। ये आज की हकीकत है। बिल्कुल सही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और अब मैं चाहती हूँ कि अन्य जितने भी पॉलिटिकल मेहमान हैं उन सबको इस चर्चा में शामिल करें। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, विकास विकास, लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए अगर आप किसान की बलि चढ़ाएंगे तो ये कैसे देश स्वीकारेगा? वही किसान जो 65% एक तरह से इस देश में है। जी, मैं वही प्रश्न यहां से प्रारंभ करता हूं। आपने कहा 65% है जी, मगर उसकी कुल मिलाकर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, या जो उसकी शिक्षा का स्तर है, जो उसका जीवन स्तर है, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, वो अपेक्षाओं के कितनी अनुकूल है? आप ये बताइए। उसके बाद जमीन हर पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती चली जा रही है। किसान के बेटों की स्थिति क्या है? ईमानदारी की बात, आज देश में हालात ये हो गए हैं कि शायद 90% किसान ये नहीं चाहते कि उनका बेटा किसान बने। नहीं, एक सेकंड, लेकिन आपको पता है इस भूमि अधिग्रहण कानून के बाद क्या हो रहा है? भट्टा परसौल से है धीरेन्द्र जी, वो आपको बताएंगे कि चूंकि आप जमीन के बदले जमीन नहीं दे रहे हैं, खेती का पेशा खत्म हो रहा है, इनके बच्चे क्या करेंगे? मैं चाहती हूँ सिंह साहब आप बताएं कि भट्टा परसौल और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान का बेटा है आज वो क्या करने को मजबूर है? देखिए, मैं सुधांशु जी के याद करा दूं कि जिस तरीके से बलात् जमीनों का अधिग्रहण विगत वर्षों में हुआ है, एनसीआर क्षेत्र का मैं बता दूं आपको कि जो किसानों के बच्चे हैं उनके पास पैसा खत्म हो गया और अब वो अपराध की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। एक जो सामाजिक व्यवस्था है हमारे गांवों की, उसे कंक्रीट के जंगल बनाकर बिल्कुल बिगाड़ने की व्यवस्था कर रखी थी उस भूमि अधिग्रहण कानून ने, जो बदला गया था 2013 में। ठीक है। और कुल मिलाकर जो बहुफसली जमीनों का, जिस तरीके से गंगा यमुना का क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र है, यहाँ मुगल काल में भी दुगना टैक्स लिया जाता था किसान से, चूंकि यहाँ फसलें 3-3 हुआ करती थी। आने वाले समय में जब आप फसली जमीन का इस तरीके से अधिग्रहण करेंगे तो देश के सामने खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप सुधांशु जी? ये सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाले, मैं आ रही हूँ भाटिया साहब आपके पास और अग्नि जी आपके, आगे आने वाले पुश्तों की बात है। इनके बच्चे क्या करेंगे? पेशा खत्म तो अपराध की तरफ वो बढ़ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। धीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही
उस बात में बहुत सारा सार निहित है, ये सच है। ये पूरी की पूरा विषय सरकारों की मंशा का है। पूर्ववर्ती सरकारों ने, याद करिए, भट्टा परसौल के समय सपा की सरकार रही हो या पलवल के समय बसपा की सरकार रही हो, दोनों यूपीए के साझीदार थे। हाँ। यहां तक कि वामपंथी जो अपने को ये बनते थे कि हम सबसे बड़े किसान मजदूर के हित वाले हैं, सबसे सिंगूर नंदीग्राम में सबसे बर्बर यदि किसी औद्योगिक घराने के लिए जमीन हथियाने में किया तो उन्होंने किया। कांग्रेस का विषय छोड़ दीजिए कि उन्होंने तो सरकारी हित तो छोड़िए, अपने परिवार के दामाद के हित में राजस्थान और हरियाणा में लिया। तो ये अविश्वास का वातावरण बनना स्वाभाविक है, क्योंकि किसान को लगता है कि भाई सरकार लेती है और उसके बाद निजी हित में, व्यक्तिगत हित में, व्यावसायिक हित में इसको प्रयोग करते हैं। इसलिए किसानों के इस संवेदना के साथ हम पूरी तरीके से हैं। और एक बात मैं मेधा पाटकर जी की कहना चाहूंगा, ये कहना कि साहब शहर में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। फ्लाईओवर बनते हैं, लोगों की दुकानें बरसों बरस की बनी हुई उजड़ जाती हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियों, याद करिए मुंबई में लता मंगेशकर के घर के सामने से फ्लाईओवर गुजर रहा था और लता मंगेशकर को भी उसके बाद उसके लिए झुकना पड़ा। ठीक है, जब हमने संविधान में लौटूंगी सुधांशु जी आपके पास, जल्दी से एक रिएक्शन में चाहती हूँ गौरव भाटिया और रागिनी जी से लूं। गौरव भाटिया से एक बार पहले, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, वही उत्तर प्रदेश जिसमें आपके रहते भट्टा परसौल देखा है। अंजना जी देखिए, सबसे अहम बात है, पहले विधिक रूप से जान लीजिए कि 1894 का भूमि अधिग्रहण एक्ट था, 120 साल चला, उसमें काफी कमियां थी। पिछले साल 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट नया आया, भाजपा ने उसका समर्थन किया, तब भाजपा ऑपोजिशन में थी। क्या हम जो एक्ट ला रहे हैं वो इतने हल्के तरीके से ला रहे हैं कि एक साल बाद भाजपा पावर में आती है और एक ऑर्डिनेंस के तौर पे उस पूरे एक्ट को बदलना चाहती है और एंटी फार्मर बना देती है? क्या ऐसा बदला कि एक साल में जो एक्ट जिसको कि भाजपा ने सपोर्ट किया था आज वो खराब हो गया? ठीक है, ये सवाल उनसे पूछेंगे, सुधांशु जी से पूछेंगे ब्रेक के बाद। सुधांशु जी से ब्रेक के बाद पूछेंगे। रागिनी नायक जी आपके पास भी मैं ब्रेक के बाद ही आ पाऊंगी। केसी त्यागी जी हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन ये जल्दबाजी, बीते 2 दिन से तमाम टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट, लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता ये नहीं समझा पा रहा सुधांशु जी कि ये जिसका समर्थन आपने जिस 2013 के एक्ट का किया था अभी कुछ महीने पहले, जब उसको अचानक बदलने और वो भी अध्यादेश के जरिए आखिर जरूरत पड़ क्यों गई? मैं चाहती हूँ रागिनी जी जल्दी से आप जो सुधांशु जी ने कहा है उसका जवाब दीजिए। देखिए, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे से शुरुआत की। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संदर्भ में वो नारा कुछ इस तरह हो गया है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भाषण दूंगा, प्रवचन के बाद प्रवचन। मैं समझती हूँ कि भारतीय राजनीतिक परिवेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि भाजपा सरकार ने विपक्ष की लोकतांत्रिक दखल की गुंजाइश पर भी रोक लगाने का फैसला इख्तियार कर लिया है। और वो समझते हैं कि बहुमत का पर्याय जो होता है वो मनमानी होता है, और इसी मनमानी के चलते कृषि विरोधी और किसान विरोधी ऑर्डिनेंस वो इस देश पर थोपना चाहते थे। और आज विकास की उनकी परिभाषा देखिए, वो कह रहे हैं कि विकास के लिए अव्यावहारिक है कि आप जिसकी जमीन छीन रहे हैं उससे सहमति ले। विकास के लिए अव्यावहारिक है कि कृषि के लिए संचित भूमि के अधिग्रहण को रोका जाए। विकास के लिए यह अव्यावहारिक है कि अगर मुआवजा ना मिले, 5 साल तक उस जमीन पर काम शुरू ना हो, तो उस जमीन को वापस दे दिया जाए भू मालिक को। विकास के लिए इन सभी चीजों को वो अव्यावहारिक बता रहे हैं। तो व्यवहारिक केवल ये है कि उस कॉर्पोरेट रागिनी जी एक पॉइंट है मेरा जो हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों से मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोई प्रोजेक्ट है, अगर रेलवे का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 5 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो प्रोजेक्ट अबैंडन कर दिया जाए, जमीन वापस दे दी जाए। मैं अंजना जी जवाब दे दूं और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप नहीं देखिए, जमीन वापस नहीं दी जा सकती तो जमीन को भू बैंक के तहत भी रखा जा सकता है। यदि कोर्ट में कोई मामला लंबित हो तो भी इनके कानून में यह है कि उस दौरान भी जमीन का अधिग्रहण हो सकता है। आप मुझे बताइए कितना व्यवहारिक है ये? केवल कॉर्पोरेट जगत की जेब भरना इन्हें व्यवहारिक लगता है, इसके अलावा सारी चीजें विकास के नाम पे ये अव्यवहारिक बताएंगे। रागिनी जी वक्त की बहुत कमी। मैं आऊंगी गौरव भाटिया जी आपके पास। केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। केसी त्यागी जी, इतनी जल्दी में कानून क्यों थी, अध्यादेश लाकर ये जो किया है? देखिए, लोकसभा चुनाव में और उससे पहले ये सुमित्रा महाजन जी इस कमेटी की चेयरमैन थी जिसके रिकमेंडेशंस हैं। हाँ। और राजनाथ सिंह जी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार बैल में आकर के हल्ला गुल्ला किए थे जिस दिन भट्टा पारसोल
और टप्पल की घटनाएं हुई थी। मुझे स्वयं श्री राजनाथ सिंह जी के साथ उन आंदोलनों में हिस्सा लेने का और किसान नेता तिवतिया से जेल में जाने का भी मौका मिला है जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान जो उन्होंने वायदे किए थे, ये अकेला यही वायदा नहीं है, इन्होंने कई वायदे और उल्टे किए। इनके खिलाफ अब एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका है कि क्या चुनाव में किए गए वादों को भुलाना कानूनी अपराध है। इन्होंने चुनाव में किसानों से यह भी वायदा किया कि हम लागत मूल्य का 50% देंगे, जो नहीं दिया। मूल बात यह है कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है, उसकी चेतावनी है कि आने वाले समय में अगर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया यही रही तो इस देश के अंदर फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो जाएगा। नंबर ठीक है सुधांशु द्विवेदी जी, क्योंकि तमाम उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं, आपकी सरकार की तरफ उठ रही हैं। एक तो ये समझ नहीं आता, आप 2013 में इस एक्ट के साथ थे, ये अचानक अध्यादेश के जरिए कौन सी जादू की छड़ी आपको इस ऑर्डिनेंस में दिख गई है जिससे आपको लग रहा है कि विकास का एक तो मतलब आप वाकई विकास तो कैसे आप अपना पक्ष रखिए जिससे जनता यकीन तो कर सके कि आप वाकई जो किसान है वहां पर उसके बेटे को कल को वहां पर रोजगार मिलेगा, क्योंकि इस तरह के कोई प्रावधान है नहीं। हाँ अंजना जी, मैं बिल्कुल अनुरोध करूंगा कि चूंकि अधिकांश सभी प्रश्न हमसे इंगित हैं तो हमें 1-1.5 मिनट का समय दिया जाए। पहली बात तो यह है कि जैसे अभी प्रियंका जी ने बड़े ही भावनात्मक मुद्दा है, संवेदनशील और भावनात्मक है, तो भावनात्मक पक्ष के ऊपर एक राजनीतिक उन्होंने आवरण चढ़ा के कहा कि राहुल गांधी ने यह किया था और उसमें तथ्य छुपा लिए गए। एक तो खैर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए, वो तो किसानों के फैशनेबल भक्त थे, आज विदेश में घूम रहे हैं, जिनके ऊपर वो मसल लागू होती कि रंज लीडर को है बहुत अनावश्यक रूप अब हम तथ्य के ऊपर आ रहे हैं, तरफ ना ले जाएं। क्या यह सत्य नहीं? सिर्फ किसान की बात करिए, आप किसान को क्या देने चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि सिविल सर्वेंट को प्रोसिक्यूशन से बचाकर और किसान के बेटे पे तो केस चल सकते हैं, उसे जेल भेजा जा सकता है। अब यही मेरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं इस देश में सिविल सर्वेंट उन्हें क्यों बचाया? सुधांशु जी ठीक है, आप जवाब दें, मैं चाहती हूँ पूरी कर लें। इनके भी 2 प्रश्न हैं। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा, सिविल मैं लौटूंगी इस पर। इनके 2 सवाल भी हैं, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, वही होता है ना कि आप राहुल गांधी के पहाड़ पे और विदेश पे भटका के ले जाते हैं, आप राजनीति की तरफ ले जाते हैं, किसानों के बारे में बताते नहीं है, कुछ झूठ बोलते हैं आप। ठीक है, एक सेकंड मैं तथ्य के आधार पे बोल रहा हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने अगस्त 2014 में अध्यादेश लाकर 4 गुना जो कंपनसेशन था उसको घटाकर 2.2 टाइम्स किया? क्यों नहीं किसी ने आंदोलन किया? विनम्रता पूर्वक कहता हूं आदरणीय अन्ना जी और किसान आंदोलनकर्ताओं से कि महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय की क्यों नहीं प्रतिवाद किया। हाँ। अब दूसरी बात तो मैं आता हूं, हमने ऐसा आज क्यों कर रहे हैं? जब हमने समर्थन किया था, कई चीजें व्यवहारिकता तब आती। 27 जून 2014 को हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। मैं उस डाटा को सार्वजनिक नहीं करना चाहता। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी आपत्ति दर्ज की है और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 24.2 क्लॉज के ऊपर हमें यह समस्या आ रही है। हाँ। यही नहीं, केरल के मुख्यमंत्री ने कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा। इसलिए मैं बिल्कुल ओपन बात कहना चाहता हूं कि या तो पार्टियों के मुख्यमंत्री आकर क्यों नहीं कहते कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये मॉडल कोड आ रहा है, ये सारे राज्य स्वतंत्र हैं, वो माने अथवा न माने। हाँ। तो पहली बात, उनके मुख्यमंत्री जो अंदर कह रहे हैं एनआईसी की मीटिंग में बैठ के, वो सार्वजनिक रूप से कहें, और अगर उसके बाद भी उनको आपत्ति है तो वो अपने राज्य में मत लागू करें। यही बात है जो कि फिर मामले को महाराष्ट्र की तरफ मोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने प्राइवेट एंटिटी शब्द क्यों इंक्लूड किया है इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से? एक मिनट, क्या इस देश का विकास आप प्राइवेट कंपनी करने दीजिए? एक लीगल बात मैं कह रहा हूं, जब तक फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी था 50 और 60 के दशक तक, तब तक कोई कंस्ट्रक्शन के काम नहीं हो पाए। 70 और 80 के दशक में आए, जब फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे हमारी प्रॉपर्टी हो या आपकी, तो आप किसी एक चीज के ऊपर वो नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ, मुझे मौका दीजिए। जल्दी से एक एक करके सबके पास आऊंगी। सुधांशु जी, 1.5 मिनट कहा था आपने, 4 मिनट ले लिया। देश में सरकार 51% पे बनती है, यदि इस देश में असेंबली 51% पे चलती है, अगर आपको राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को हटाना है तो 67% यानी 2/3 बहुमत चाहिए। संविधान बदलना है तो 2/3 बहुमत चाहिए। फिर भी यदि आप 80% ला रहे हैं
इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मंशा दूसरी है। ये कौन सा व्यवहारिक तर्क है, ये बताइए कि सरकार 51% पे बनेगी मगर सहमति 80%। चलिए ठीक है, जल्दी से मैं चाहती हूँ गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 2013 के कानून पे कहा था कि इससे विकास रुक रहा है, तो भागिएगा मत इस प्रश्न से, जवाब दीजिए। अंजना जी, हाँ मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि भाजपा का 2014 का मैनिफेस्टो है और प्रश्न 45 पे क्या लिखते हैं कि भूमि अधिग्रहण का मुद्दा लगातार विवादों में रहा है। भाजपा इस तरह इसमें गैर कृषि भूमि का वैज्ञानिक तरीके से अधिग्रहण करेगी। जो अध्यादेश आया और जो अब बिल लाया जा रहा है इसमें हर तरह की भूमि का अधिग्रहण की बात है। दूसरी बात, किसानों के हित का संरक्षण किया जाएगा। आज जो बिल लाया गया और अध्यादेश लाया गया पूरी तरह से किसानों का हित इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इसका ध्यान नहीं रखा गया है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा था कि आप कहिए कि 5 कैटेगरी जो है वो पब्लिक पर्पस से एग्जेम्प्ट हो जाएंगी और उसमें आप जो है लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं फार्मर्स की कंसेंट के बिना, जो इस बिल में है। दूसरा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की एक क्लॉज थी, वो हटा दी गई। वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुआवजे की बात होती है तो सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं बता दूं, हरियाणा ने जो 4 गुना मुआवजा मिलना था फार्मर्स को, उसको 2 गुना कर दिया। उस पे क्या जवाब देंगे? अगर एक किसी बिंदु पे अखिलेश यादव जी ने कुछ उठाया तो वो पूरे अध्यादेश के खिलाफ नहीं था। भाटिया साहब, मुझे अगले पार्टिसिपेंट के पास जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत कम वक्त मिलता है। मैं मेधा पाटकर जी चाहती हूँ आप कहें, क्योंकि आप सुधांशु जी की एक बात पर आपको आपत्ति थी, लेकिन इसके साथ ही वो सवाल जो, क्योंकि कई मुख्यमंत्री थे जो ये कह रहे थे सिलसिलेवार ढंग से कि इसकी वजह से देरी हो रही है, बड़े प्रोजेक्ट्स रुक रहे हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो हम 2013 के कानून की वजह से अपना रहे हैं, इस पर जवाब। देखिए, 2 जून 2015 के मिनट्स में देख चुकी हूँ और अलग अलग मुद्दे आए थे अलग अलग मुख्यमंत्रियों से, सभी ने कोई अध्यादेश के सब मुद्दों का समर्थन नहीं किया था। उस दिन उस समय अध्यादेश का नाम भी हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। गडकरी जी ने वो मुद्दा बुलाया था और इसलिए हम लोग कोई इस पार्टी विरुद्ध उस पार्टी का मामला नहीं देख रहे। मैं एक जन आंदोलनों की और किसानों, मजदूरों, मछुआरों की तरफ से ये देख रही हूँ कि इन्होंने जो पुनर्वास का हिस्सा 2013 का है उसको हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर है। वो आजीविका वैकल्पिक देने वाला पुनर्वास नहीं देता है और केवल थोड़ी सी जमीन SC ST को, वो भी केवल सिंचाई प्रोजेक्ट में 1 एकड़ से 2.5 एकड़ तक देने का उसमें वायदा है। जॉब अगर उस प्रोजेक्ट में होगा तो, नहीं तो कहीं भी अंडमान में भी दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह। और अधिकतर कैश देने की बात है। अब कैश भी मार्केट रेट के 2 गुना से 4 गुना तक रूरल में ये जो दे रहे हैं वो उन्होंने राज्य पर छोड़ा है। ये भी एक गलती है, उस कमजोरी है उस कानून की। लेकिन लैंड क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है यूनियन और स्टेट के, इसलिए वो कर रहे हैं। और भाजपा के राज्य हर जगह 4 गुना तक न जाते हुए कम से कम रख रहे, जबकि मार्केट रेट ही सही मार्केट रेट नहीं है और इसीलिए 2 गुना भी दे देंगे तो भी वो सही में दूसरी जमीन खरीदने के लिए काफी नहीं है। पूछना चाहिए कि हम लोग में कोई और बात है और आज कुछ और किया जा रहा है, उसके भ्रम में नहीं आना चाहिए। और किसानों को मालूम है कि अब उनकी जमीन अब्जावधि रुपयों की है और ये कौड़ी के दाम देकर कुछ सालों में फिर कंपनियों को बेचने भी जाते हैं। हमें वो मंजूर नहीं है, यही बहुतांश किसानों का कहना है। इसीलिए इन्होंने अध्यादेश लाया है। सहमति ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? 80 से 0% पर कम से कम विस्थापन हो। इतनी तो बात 2013 वाजपेयी जी थे। आपने उनकी उपजाऊ जमीन ले ली, कहीं बंजर जमीन दूर जाकर दे दी, और अब इसकी वजह, अब इस नए अध्यादेश के जरिए तो जमीन के बदले जमीन भी नहीं, पुनर्वास की भी बात नहीं। ये बहुत बड़ा विषय है और ये समझना पड़ेगा। मैं लेकिन एक बार आपके पास, त्यागी साहब, आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे पता है किसानी से लेकर इन तमाम मुद्दों पर आप काफी दिल से बात करते हैं, उत्तेजना से बात करते हैं, लेकिन आप इंतजार कर रहे थे कि अन्ना यहाँ पर आए, दिल्ली में धरना दें, तब जाकर बिहटा से लेकर बिहार भी इन परेशानियों का सामना कब से कर रहा है। आप रहते तो क्या करते बिल में, और अभी तक क्यों नहीं आप लोगों ने इस तरह की कोई मुहिम छेड़ी जिससे आप सामने लाते ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस आए हुए कितने दिन हो गए? आप सब इंतजार कर रहे थे। ये ऑर्डिनेंस आया है 27 तारीख को और 27 तारीख से के बाद
1 जनवरी को यहाँ पर हमारा जो जनता दल परिवार है उसका धरना रखा गया था कि ये अध्यादेश गलत है, ये जो और वायदे किए गए हैं उनको पूरा करो। और ये 4 दिन बाद ये अध्यादेश आ गया। 23 तारीख को पार्लियामेंट बंद हुई थी, 23 दिसंबर को, और तब से निरंतर हमारा ही नहीं, तमाम किसान संगठनों का, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, सबका आंदोलन चल रहा है। और ये मैं इसको पार्टी से नहीं मानता, मेरी बात सुनिए जरा, ये पार्टी का भी नहीं है, ये किसानों का है। मेघा जी लड़ती रहती हैं, जल जंगल और जमीन का मामला है, और यहाँ पर तो लड़ाई भी हो रही है। आदिवासी इलाकों में जहाँ मेघा जी लड़ती हैं उनके तो मुकदमे भी यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। और सुधांशु जी ये कोई जिद का नहीं है। कल अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में हम लोगों को आश्वासन दिया है कि सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाएंगे और सोचेंगे इस पर। इसलिए इस पर किसान के साथ जाति ना हो और विकास का काम ना रुके, इसके बीच का कोई रास्ता निकालिए। कौन किसान है जो डिफेंस के लिए जो अपने बेटे देते हैं, उन्हें जमीन देने में क्या दिक्कत है? विद्यालय बनेगा कौन मना करेगा, सड़क बनेगी कौन मना करेगा? अच्छा कहा। अभी मुसीबत बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन मुसीबत बहुत बड़ी हो रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि खुद अकाली दल और एलजेपी ने भी, यानी रामविलास पासवान ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। वो ब्रेकिंग न्यूज हम दिखा भी रहे हैं। जल्दी से रागिनी जी अपनी बात कीजिए, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे और उस पर सुधांशु जी से उसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से सुधांशु त्रिवेदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। आज इन्होंने ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि जो प्रभावित वर्ग है उस वर्ग की सहभागिता ये निर्णय प्रणाली में चाहते ही नहीं है, जन भागीदारी ये चाहते ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, यानी कि जो सत्ताधारी हैं वो निर्णय ले लेंगे, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनतंत्र को चलाने वाली जनता का क्या विचार है, उससे कोई चिट्ठी कैसे दी थी करने की कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जी ने चिट्ठी में क्यों लिखा कि ये कानून विकास विरोधी है, 2013 का कानून? मुझे नहीं, देखिए मुझे, हाँ मैं चलिए इस पर भी मानती हूँ। अगर ये मान भी लें कि विकास में थोड़ा अवरोधक होता है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम कांग्रेस पार्टी लोकसभा माफ कीजिए लोकपाल बिल को पारित कर, थोड़ा बहुत नहीं होता है, बात सिर्फ इतनी होती है कि सियासत के हिसाब से सहूलियत की राजनीति की जाती है इस देश में। हर पार्टी उसमें गुनहगार दिखती है और इसीलिए परिस्थिति ऐसी बनती है। धीरेन्द्र साहब, आप सवाल पूछना चाह रहे थे, सीधे पूछिए। देखिए सुधांशु जी, मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो आपने प्राइवेट एंटिटी शब्द हटाया है, उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका मतलब है कि 2-3 लोग मिलकर छोटे बिल्डर एक संस्था बनाएं और किसानों की जमीन को हड़प लें? ठीक है। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो 2013 का कानून था, उसमें जो सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट्स, उन्हें प्रोसिक्यूट करने का प्रावधान था कि अगर वो भ्रष्टाचार करें अधिग्रहण में या चूक करें तो उन्हें दंडित किया जा सकता था। उन लोगों को बचाकर आप इस देश का कैसा विकास करना चाहते हैं? मुझे इस बात का जवाब दें। जवाब दीजिए। और तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि किसान और खेतीहर मजदूर, जिसे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, उनके रोजगार को, उनकी रोजी रोटी को उजाड़कर आप दूसरे लोगों को उनकी छाती पर बिठालना चाहते हैं। किस रूप में आप विकास करना चाहते हैं? मुझे इन 3 सवालों का जवाब दे। जल्दी से सुधांशु जी, वक्त की कमी है। तीनों का बिंदुवार उत्तर देता हूं। हाँ। हमने किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज लैंड ओनर को कोई छूट नहीं दी है। केवल वो प्रोजेक्ट जो पीपीपी मॉडल में होंगे, यानी स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा, उन्हीं को छूट दी है। दूसरा, इन्होंने सिविल सर्वेंट्स की बात कही, तो यहां पर कई सारे व्यवहारिक बात आती है कि जिसमें कि प्रूवन यदि गलती होगी तो कार्रवाई होगी, मगर ऐसा नहीं कि आरोप के आधार पर ही उस पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए यहां पर हमारी बात, हमारी मंशा। सुधांशु जी, आप गलत कह रहे हैं, बिल देख लीजिए। मतलब देश के आम आदमी को आप दंडित कर सकते हैं, लेकिन और मान्यवर में एक बात, जो तीसरी बात का उत्तर दे दूं। मुझे 3 प्रश्न पूछे गए तो मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिए। देश की सरकार मुझे 3 प्रश्न पूछे गए तो उत्तर देने का अवसर दीजिए। बताइए। हम कह रहे किसान की जमीन हम नहीं लेते हैं। आज एक किसान, तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, एक किसान के 4 बेटे हैं, एक पीढ़ी के बाद जमीन 1/4 हो जाती है, अगली पीढ़ी के बाद 1/16 होती है। उस 16 में से 12 बच्चे क्या करते हैं जाके? आज का किसान का हक नहीं है कि उसके बच्चे जाकर अच्छी पढ़ाई शिक्षा पाए। किसान का हक है और वही हक किसान मांग रहा है। अब इस बहस का हमें अंत करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक ट्विटर के जरिए जो मयंक सराफ लिखते हैं, इसी ट्वीट के साथ मैं इस बहस का अंत करना चाहती हूं। विकास के लिए जमीन जरूरी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खेती की जमीन सरकार लेगी, उसके अन्न की भरपाई क्यों होगी? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गरीब का बेटा हूं। आज
किसान जो गरीब है इस देश का, वो उनके सामने खड़ा होकर पूछ रहा है कि मेरा आज, मेरा कल सब बर्बाद हो रहा है और तुम मूक दर्शक बने हुए खड़े हो। ये सवाल वो पूछ रहा है उस देश के प्रधानमंत्री से जिनके सूट की नीलामी करोड़ों में होती है कि मेरी पूरी जिंदगी, मेरी खेती, मेरा काम, मेरा पेशा खत्म हो रहा है और विकास इतने वर्षों में जो नहीं हुआ वो आखिर जादू की कौन सी छड़ी से आप अचानक कर देंगे। जो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे, क्या विकास के लिए ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जिसे सरकार लाई है वो जरूरी है? अब 63% कहते हैं हाँ ये जरूरी है, जबकि 37% कहते हैं नहीं। आप देखते रहिए आज तक।